हेलो। हाय। वेलकम टू जोस क्लासेस। जोस क्लासेस में आपका स्वागत है। जो कि मैंने इसरो का से डिस्कस किया था, विक्रम साराभाई का बीएसएससी, इसरो बीएसएससी का सेट मैंने डिस्कस किया था। ये टेक्नीशियन बी का फिटर पोस्ट का, ये 2/6/2019 का मैंने इसके 40 क्वेश्चन कल मैंने डिस्कस किए थे। जो कि बताया था मैंने, ये 320 मैक्सिमम मार्क्स का है। तिरुवनंतपुरम का ही है। 2 घंटे का पेपर होता है। अभी 40 क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किए थे। मैंने कहा था 40 में और डिस्कस करूँगा, इसमें केवल 80 क्वेश्चन ही है। तो अब आते हैं, चलते हैं 41 क्वेश्चन पे। 40 तक मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जो कि मेरी क्लास 1 प्रीवियस ईयर क्लास की जो इसरो की वीडियो बनी है क्लास 1 की, उसमें 40 क्वेश्चन तक मैंने डिस्कशन किया था। ये क्लास 2 है, इसमें 40 और क्वेश्चन है। मैं अब डिस्कस करूँगा, पूरा सेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। ये 40 क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किए थे, यहाँ तक 40 तक। ओके, देखिएगा 41 क्वेश्चन पे आते हैं। औजार औजार चैटर के कारण होता है। टूल चैटर इज कॉस्ड बाई। औजार चैटर के कारण होता है, क्या क्या होता है टूल चैटर? ऑप्शन फर्स्ट, लघुतर अस्पर्शी कोण, स्मॉलर क्लियरेंस एंगल। बी, अत्यधिक अस्पर्शी कोण, एक्सेसिव क्लियरेंस एंगल। सी, हाई रैक एंगल। डी, स्मॉलर रैक एंगल। तो बताइए, टूल चैटर इज कॉस्ड बाई, औजार चैटर के कारण क्या है? आपका स्मॉलर रैक एंगल होगा नहीं, ठीक है, तो आपका ये स्मॉलर क्लियरेंस एंगल होगा। छोटा क्लियरेंस एंगल होगा तो टूल में चैटरिंग का प्रॉब्लम आने लगेगा। तो इसका फर्स्ट 41 का ये लघुतर अस्पर्शी कोण। 42 पे चलते हैं। उच्च कार्बन इस्पातों को मशीनित करने के लिए युक्त औजारों का प्रयोग किया जाता है। हाई कार्बन स्टील आर मशीन यूजिंग टूल्स हैविंग। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका लघु धनात्मक रैकन कोण, स्मॉल पॉजिटिव रैक एंगल। बृहत धनात्मक रैकन कोण, लार्ज पॉजिटिव रैक एंगल। सी, जीरो रैक एंगल। डी, ऋणात्मक रैकन एंगल, निगेटिव रैक एंगल। उच्च कार्बन इस्पात को मशीनित करने के लिए युक्त औजारों का प्रयोग किया जाता है। हाई कार्बन स्टील का किस टूल का प्रयोग किया जाएगा मशीनित करने के लिए? मशीनित करने के लिए तो इसमें आपका ये बी आंसर होगा, बृहत धनात्मक रैकन एंगल, लार्ज पॉजिटिव रैक एंगल। जो रैक एंगल होगा, हाँ एक बात तो बताएं, रैक एंगल को हेलिक्स एंगल के नाम से भी जाना जाता है। पूछ दिया जाए रैक एंगल का दूसरा नाम हेलिक्स एंगल। रैक एंगल हेलिक्स एंगल एक ही है, ठीक है, उसको हेलिक्स एंगल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो लार्ज पॉजिटिव रैक एंगल। चलते हैं, ये तो मैथ का क्वेश्चन हो गया। 44 पे चलते हैं। अगर मृदु इस्पात का अभिस्थापित कर्तन वेग, ये भी मैथ का, ये आरपीएम वाला क्वेश्चन है। जो तुम्हारा क्वेश्चन है, अगर मृदु इस्पात का अभिस्थापित कर्तन वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड है तो 20 मीटर प्रवेदन, डिल वाले के क्वेश्चन है ये। बिट के लिए अपेक्षित घूर्णन आरपीएम पूछा है, पाइडियन वाला ही इसमें लगेगा। ठीक है, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर 320 आरपीएम आएगा। आरपीएम वाला फार्मूला लगा के आप इसको क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, वरना आप लोगों से ना निकले तो डिल वाले चैप्टर में जाइएगा, वहाँ पे इनके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सेम क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा। जो भी आपके प्रकाशन की बुक हो वहाँ से आप ये क्वेश्चन लगाना सीख लीजिएगा। किसी में पाइडियन निकालना पूछता है, किसी में आरपीएम पूछता है, तो वहाँ से लगाना ज़रूरी है, क्योंकि लगा लीजिएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन फंसते हैं। क्योंकि पिछले वाली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन आए थे इस वाले डिल के चैप्टर से आए थे मैथ के क्वेश्चन, तो ये देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं। 45 पे आते हैं। साक्षी निशानों के लिए प्रयुक्त प्रिक पंचरित का कोण, द एंगल ऑफ प्रिक पंच यूज्ड बाय विटनेस मार्क। जो प्रिक पंच का होता है वो विटनेस मार्क क्या होता है, पहले भी हम इस क्वेश्चन में बताए थे। आपका क्या होगा, 60 अंश बताए थे आपको, 60 डिग्री। इसका एक और क्वेश्चन आया था उसी में, पिछले इसी में जो हमने कल जो से डिस्कस किया था,
प्रिक पंच का जो बिटनेस मार्क होता है वो 60 का होता है। 90 का आपका सेंटर पंच होता है। डॉट 30 होता है। ठीक है। व्यावृत्त प्रबंधन में कुंडलिन कोण निर्धारित करता है। ठीक है। हेलिक्स एंगल इस ट्विस्ट डिल डिटरमाइंस द, हेलिक्स एंगल को रेक एंगल ही दूसरा नाम इसका है। ठीक है। ट्विस्ट डिल डिटरमाइंस द क्या करेगा, क्लियरेंस एंगल, पॉइंट एंगल, रेक एंगल या इंक्लिनेशन। तो क्या होगा बताइए इसका, रेक एंगल। देखिए बी, इसका आंसर जो है राइट वो बी आंसर है राइट। 47 पे आते हैं। कर्तन संक्रिया के लिए अगर तरु का वेग 128 आरपीएम है तो छड़ का व्यास 25 मिलीमीटर, तो कर्तन वेग क्या होगा, इसमें बी पूछा है तो निकाल लीजिएगा फार्मूला लगा के। ठीक है। ये भी सब कटिंग स्पीड वाले के ये सब क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो वहाँ से मैथ का जो आपके पास यूथ पब्लिकेशन वाली बुक हो तो वहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि ये सब वहाँ पे दिए हुए हैं क्वेश्चन है, तो वहाँ से लगाना ज़रूरी, वहाँ से लगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे सॉल्व कराएंगे वो काफ़ी टाइम हो जाएगा, सेट है लंबा, तो इसलिए सॉल्व नहीं कराएंगे। अब इतना बता रहे हैं, ये नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, नोट कर लीजिएगा, अब लगा लीजिएगा। इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं क्या होगा। इसका 10 मिनट आएगा। ठीक है। इसका राइट आंसर ये है। 48 पे आते हैं। टेपर बर्तन और संचिद्रण के लिए फॉर टेपर टर्निंग एंड बोरिंग क्या होगा, उपकरण को केंद्र से नीचे सेट किया जाना चाहिए। द टूल शुड बी सेट बिलो द सेंटर, उपकरण को केंद्र के ऊपर सेट किया जाना चाहिए। द टूल शुड बी सेट अबव द सेंटर। सी, उपकरण को ठीक केंद्र पर सेट किया जाना चाहिए। द टूल शुड बी सेट एग्जैक्टली एट द सेंटर। डी ऑप्शन, उपकरण को केंद्र के पास सेट किया जाना चाहिए। द टूल शुड बी सेट नियर टू द सेंटर। टेपर टर्निंग और बोरिंग में क्या है, तो बताइए इसका। इसका आंसर सी होगा। द टूल शुड बी सेट एक्जैक्टली एट द सेंटर, उपकरण को ठीक केंद्र पर सेट किया जाना चाहिए। ठीक है, तभी टर्निंग और बोरिंग टेपर हो पाएगी। तो 49 क्वेश्चन पे आते हैं। छोटी टेपर कोण वाली लंबी टेपरों के बर्तन के लिए प्रयुक्त टेपर बर्तन का तरीका। फॉर टर्निंग लेंथी टेपर्स विद द स्मॉल टेपर एंगल, द मेथड ऑफ टेपर टर्निंग एम्प्लॉयड इज क्या होगा, टेल स्टॉक ऑफसेट करना, फार्म टूल अवनमन, फार्म टूल प्लंगिंग, कंपाउंड स्लाइड को घुमाना, स्विलिंग द कंपाउंड स्लाइड, दी लेट क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड गति का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेट क्रॉस स्लाइड एंड द कंपाउंड स्लाइड मूवमेंट। ठीक है। तो क्या है इसका, टेल स्टॉक ऑफसेट करना। टेपर कोण वाली जो आप पूछी है, ठीक है, तो हमेशा ये टेल स्टॉक में ही होती है, टेल स्टॉक में ही ऑफसेट होता है इसका, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा छोटी टेपर कोण वाली लंबी टेपर। जहाँ पे टेपर लंबी जॉब आ जाए तो वो टेल स्टॉक में ही ऑफसेट होती है। ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। समान कर्तन वेग के लिए छोटे व्यास वाले प्रबोधनों की तुलना में बड़े व्यास वाले प्रबोधनों की आरपीएम होगी। ठीक है। तो फॉर द सेम कटिंग स्पीड लार्ज डायमीटर, मतलब बड़ा डायमीटर, डिल्स विल हैव आरपीएम कंपेयर टू स्मॉलर डायमीटर। तो मतलब ज़्यादा होगी कम होगी, क्या होगा, हाइयर होगी, सेम होगी, लेजर होगी, लेजर मतलब कम होगी, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, समान कर्तन वेग के लिए, समान कर्तन वेग के लिए छोटे व्यास वाले प्रबोधनों की तुलना में बड़े व्यास वाले प्रबोधनों की आरपीएम कम होगी, कम होती है इसकी आरपीएम। ठीक है। इसका सी आंसर राइट होगा। 51 पे आते हैं। एक्मी थ्रेड के पार्श्वों के बीच का कोण, द एंगल बिटवीन द फ्लैंक्स आर द एक्मे थ्रेड, 30 डिग्री होता है। बी आंसर 29 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 51 डिग्री। तो क्या होगा, एक्मे थ्रेड का कोण होता है 29 डिग्री। ठीक है। एक्मे थ्रेड का कोण होता है 29 डिग्री, इसका बी आंसर राइट होगा। 52 की बात करते हैं। एक वह सूक्ष्ममापी का न्यूनतम गणनांक 0.01 मिलीमीटर है। सूक्ष्ममापी का परास 75 से 100 मिलीमीटर तक का है। मतलब इसमें जो सूक्ष्ममापी मतलब माइक्रोमीटर जो रेंज ली गई है वो 75 से 100 की रेंज है। बैरल पाठ्यांक 15.50 मिलीमीटर है और 10वां अंशांकन बैरल आधा लाइन के संपात है। मतलब 10वां जो भाग है वो बैरल लाइन आधा से मिलता जुलता है। तो द लिस्ट काउंट ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर इज 0.01 mm। द रेंज ऑफ द माइक्रोमीटर इज 75 to 100 mm, 75-100 वाली रेंज है। द बैरल रीडिंग इज 50.50 एंड द 10th थिम्बल ग्रेजुएशन कंसिडर्ड विद द बैरल डिटरमाइन द रीडिंग इज। तो इसमें रीडिंग पूछी क्या होगी। ठीक है।
इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है कुछ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी आप इसको हम डिस्कस करेंगे 52 का। अभी थोड़ी देर रुक जाइए, इसको डिस्कस करते हैं। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। इसको मैं कल सॉल्व भी कर रहा था तो इसमें 2 आंसर करके आ रहे हैं। चलो अभी देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। 53 पे आइए। आरी दांत थ्रेड में थ्रेड का रूप है, मतलब द फ्रॉम ऑफ थ्रेड इन ए सा टू थ्रेड इज। तो क्या होगा? एक पंच में 1 डिग्री की और दूसरी पंच में 30 डिग्री की आनति, इंक्लिनेशन ऑफ 1 डिग्री ऑन वन साइड एंड 30 डिग्री ऑन द अदर साइड। बी, एक पक्ष में 3 डिग्री की और दूसरी पक्ष में 30 डिग्री की आनति, एक पक्ष में 5 डिग्री की और दूसरी पक्ष में 60 डिग्री की आनति। डी ऑप्शन, इंक्लिनेशन ऑफ 3 डिग्री ऑन वन साइड एंड 29 डिग्री ऑन द अदर साइड। तो क्या होगा? आरी दांत द फ्रॉम ऑफ थ्रेड इन सा टू थ्रेड, सा थ्रेड टू थ्रेड का ये पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसमें आपका आंसर होगा बी, इंक्लिनेशन ऑफ 3 डिग्री ऑन वन साइड एंड 30 डिग्री ऑन द अदर साइड। एक पक्ष में 3 डिग्री की ओर और दूसरी पक्ष में 30 डिग्री की आनति होगी। ठीक है, तो इसका बी आंसर राइट होगा। टेपर पिन रीमर में टेपर है, टेपर पिन रीमर में टेपर, द टेपर इन ए टेपर पिन रीमर इज। क्या होगा टेपर पिन रीमर? 1 इन 20, 20 में 1, 50 में 1, 75 में 1, डी 100 में 1। तो क्या होगा? 50 में 1। ठीक है, जो टेपर पिन की टेपर होती है वो 50 में 1 होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। 55 पे आते हैं। 12 मिलीमीटर व्यास के रीमर से मध्य इस्पात पे एक छिद्र बनाना है। देखिए आ रहा है क्वेश्चन, सब मैथ वाले क्वेश्चन। इसमें मैथ क्या, मैथ नहीं है, मतलब फिटर से टेक्निकल के ये मैथ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर अब हम आप 0.3 मिलीमीटर और अति आमाप 0.05 मिलीमीटर, तो रीमिंग से पहले छिद्र प्रवेदन के लिए प्रवेदन का व्यास, मतलब प्रवेदन मतलब ड्रिल का व्यास क्या होगा? ए होल इज टू बी मेड ऑन माइल्ड स्टील विद ए 25 mm डायमीटर रीमर इफ द अंडर साइज इज 0.3 mm एंड इफ द ओवर साइज इज 0.05 mm। व्हाट विल विद द डायमीटर ऑफ द ड्रिल ड्रिलिंग द होल बिफोर रीमिंग। क्या होगा इसका आंसर? इसको वहाँ से सॉल्व करिएगा। तो इसका आंसर बता दे रहे हैं 12.31। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। देखिए इसमें आप ऐड कर दीजिए, 12 मिलीमीटर का है। ठीक है, फिर 0.05 हो गया, 0.3 हो गया। जब इसको ऐड करोगे 12.35 होगा इसका। इसमें मिलीमीटर, ये मिलीमीटर और इसका मिलीमीटर, तीनों ऐड हो जाएंगे डिल के व्यास में। ठीक है, तो इसका आंसर 12.35 आ रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। 56 पे आते हैं। सम षटभुज का पार्श्व 10 मिलीमीटर है, षटभुज के समतल पृष्ठ के आर पार की दूरी क्या होगी? ठीक है, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, लगाइए रही। जब ये सब बता दें ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ये आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है, आपको वहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर ITI वाली बुक होगी आपके पास WSC की, तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चन, इसरो केवल 2 से ही पूछता है, आपकी थ्योरी पूछेगा और WSC के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, GK GS इसमें आती नहीं है, सबसे अच्छा है। तो WSC वाली किताब में ये चैप्टर है, वहाँ से पढ़िएगा। 57 पे आइए। तप्त जल में एनोडिट भागों को निमज्जित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डीपिंग एनोडाइज पार्ट्स इन हॉट वाटर इज नोन एज। क्या होगा इसका? कैलोराइजिंग होगा, सीलिंग होगा, यसद लेपन, गैल्वलाइजिंग, यसद लेपन हिंदी देखिए, गैल्वलाइजिंग पढ़िएगा। डी विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तप्त जल में एनोडिट भागों को निमज्जित करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो तब जब सीलिंग होगा इसका आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, गैल्वेनाइज होती है आपकी जिंक पे होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक में तो आपकी ये सीलिंग होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 58 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक विलेपन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनऑर्गेनिक कोटिंग? ऑयल पेंटिंग, सेरेमिक कोटिंग, वार्निश और जिंक क्रोमेट प्राइमर। अकार्बनिक विलेपन पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ये जिंक क्रोमेट जो है, इसका ये आंसर होगा डी है, जिंक क्रोमेट प्राइमर। ठीक है, 59 पे आइए। पदार्थ में परासव्य परीक्षण निर्धारण के लिए किया जाता है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज डन इन मटेरियल्स टू डिटरमाइन क्रैक्स बिलो द सरफेस,
यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस। क्या होगी? परासव परीक्षण के लिए। ठीक है, तो इसका आप देखिएगा, परासव परीक्षण के लिए आपका क्रैक्स बेलो द सरफेस, सतह के नीचे की दरार। ठीक है, 59 हो गया आपका ये 60 नंबर क्वेश्चन। हीरे के बाद उपलब्ध सबसे कठोर टूल पदार्थ, मतलब हीरा के बाद जो दूसरे नंबर की सबसे कठोर टूल पदार्थ है कौन सी है? स्टेलाइट है, सेरेमिक है, सीमेंटेड कार्बाइड है, क्यूबिक बोरॉन, नाइट्राइड है। ठीक है, क्या होगा हीरक के बाद? स्टेलाइट आपकी होगी नहीं, सिरेमिक होगी नहीं आपकी, क्यूबिक बोरान नाइट्राइड ये जो होता है, एक मिनट, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया था इसीलिए। ठीक है, 60 क्वेश्चन हो गया, इसका क्यूबेरिक बोरन नाइट्राइड होगा। ठीक है, जब 61 पे आइए, जब टूल को केंद्र से नीचे सेट किया जाए तो क्या होगा? जब टूल को के सेंटर से नीचे सेट किया जाए, व्हेन ए टूल इज सेट बिलो द सेंटर, द शिखर रेख कोण में वृद्धि होती है, शिखर रेख कोण में कटौती होती है, शिखर रेख कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता, शिखर रेख कोण ऋणात्मक हो जाती है। तो क्या होगा इसका आंसर? शिखर रेख कोण में वृद्धि होती है जब टूल को केंद्र से नीचे सेट किया जाए, तो क्या होगा? हाँ, इसका आपका आंसर ये बी आंसर होगा। द टॉप रैक एंगल डिक्रीज, जब टूल जो केंद्र से नीचे सेट किया जाएगा तो एंगल, जो रैक एंगल होगा वो घटेगा, मतलब डिक्रीज होगा। ठीक है, 62 पे आते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन। चलिए, ये पेस्टी क्षेत्रफल वाले हैं, ये सब उसमें मिल जाएंगे आपको। ये आइए, साधारण प्रवेधन कार्य के लिए प्रयुक्त प्रवेधन कहलाता है। द टाइप ऑफ ड्रिल यूज्ड ऑफ जनरल पर्पज ड्रिलिंग वर्क। एच होगा, एस होगा, एन होगा कि एफ होगा? डी ऑप्शन एफ होगा। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, देखिए इसके क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बताते हैं। इसकी ट्रिक है, साधारण प्रवेधन कार्य, साधारण मतलब नॉर्मल, नॉर्मल ड्रिल वर्क। नॉर्मल ड्रिल आपको साधारण पूछे तो वहाँ पे समझिए नॉर्मल ड्रिल वर्क। तो नॉर्मल का पहला लेटर क्या होता है? एन कैपिटल, तो ये आपका एन आंसर इसका होगा। अगर हार्ड पूछे तो हार्ड में पहला लेटर क्या होता है? एच, तो आपका एच होगा। अगर सॉफ्ट पूछे, सॉफ्ट में आपका एस होगा। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। साधारण में आपका एन होगा। ठीक है, ये छोड़िए, 65 पे आइए। लेट डॉग को प्रयुक्त किया जाता है। लेट डॉग इज यूज्ड फॉर, केंद्रों के बीच बर्तन के दौरान कार्य करने के लिए, बर्तन के दौरान दीर्घावधि कार्यों के समर्थन के लिए, बर्तन के दौरान एक कर्तन उपकरण के रूप में कार्य धारण के लिए, होल्डिंग द जॉब। क्या होगा इसका आंसर? लेट डॉग। ठीक है, केंद्रों के बीच ड्राइविंग द वर्क ड्यूरिंग टर्निंग बिटवीन कॉन्सेंट्रिक, केंद्रों के बीच बर्तन के दौरान कार्य करने के लिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। लेट डॉग यहाँ पे यूज होता है। 66 पे आइए, अगर एक आईएसओ मीट्रिक चूड़ी का मुख्य व्यास 6 मिलीमीटर और पिच 1 मिलीमीटर, तो प्रवेदन का अभिस्ताव व्यास क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर 5 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, व्यास पूछा गया है। 67 पे आइए, टेपर सैंक प्रवेदन का वह भाग है जो प्रवेदन मशीन तर्क के खांचे में फिट होता है। द पार्ट ऑफ टेपर सैंक ड्रिल विच फिट्स इनटू द स्लॉट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल इज कॉल्ड। तो क्या होगा? पॉइंट, सैंक, टैंग या बॉडी? तो आपसे इसका टैंग होगा। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, ठीक है, जो इसमें क्वेश्चन दिए गए मैं सॉल्व करा दूं। क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे लिख नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो सॉल्व कराने में थोड़ा मतलब बड़ा हो जाएगा, तो लिखने में प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं सॉल्व नहीं करा पा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा के आपको टेलीग्राम लिंक में मैं ज़रूर दे दूँगा। ठीक है, ठीक है, जिससे कि आप इसको देख सकेंगे। इस वाले सेट के क्वेश्चन मैं कल आपको टेलीग्राम लिंक पे
इसमें हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप ऐड हो जाइएगा। जो क्वेश्चन मैथ के हैं जो मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं कराए, मैं वहाँ पे सॉल्व करा के भेज दूँगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिख नहीं सकता है, इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं टेलीग्राम लिंक पे आपको इस क्वेश्चन के आंसर बाय का मतलब सोल्यूशन देके मैं आपको भेज दूँगा, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। आंसर मैं आपको बता ही चुका हूँ। 68 पे आइए। लंबाई का एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ लेंथ मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डी सेंटीमीटर क्या होगा? लंबाई का एसआई यूनिट नॉर्मली ये मीटर ही होगा, ठीक है। 69 इंजीनियर इस्पात रूल का अल्पतमांक है, मतलब पूछा लिस्ट काउंट ऑफ इंजीनियर स्टील रूल, तो आपको यहाँ पे एमएम में 1 mm, 0.5, 0.1, 0.1, 0.001, ठीक है। मीट्रिक में यहाँ पे देखिए सब आंसर मीट्रिक में दिए हैं, तो आपका 0.5 जो होगा वो मीट्रिक में है। तो इस्पात रूल का लिस्ट काउंट जो होता है 0.5 होता है एमएम में। इंच में 1/64 इंच होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर इंच में पूछे तो 1/64 इंच है, एमएम पूछे तो 0.5 mm है, ठीक है। अब आइए मृदु इस्पात का विशिष्ट घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ माइल्ड स्टील 5, 2.7, 7.8, 1। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपका एक ही सही है। तो क्या होगा? मृदु इस्पात का जो माइल्ड स्टील का जो घनत्व होता है वो 7.8 होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 71 पे आइए। धातु की प्रघात और संघट्ट को सहन करने की क्षमता के कारण है भंगुरता, हार्डनेस, टफनेस या डक्टिलिटी। धातु की प्रघात और संघट्ट को मतलब एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू विदस्टैंड शॉक एंड पेन, मतलब झटके भी सहन कर सके। प्रघात मतलब जो प्रघात है वो आप मतलब सहन कर सके, तो क्या होगा? हाँ, डक्टिलिटी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि डक्टिलिटी में तो तार खींचे जा सकते हैं ना, तो डक्टिलिटी तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आपका टफनेस आएगा, चर्मलता आएगा, टफनेस। हार्डनेस तो आपकी कठोर हो गई। भंगुरता वो जॉब हो गई जहाँ मतलब हल्की चोट लगने पे वो बिखर जाए। भंगुरता का तो यही कारण होता है, जब आपको किसी चीज़ में भंगुरता है, अगर उस पर आप चोट करेंगे तो वो बिखर जाएगी, मतलब टूट जाएगी। हार्डनेस क्या है? हार्डनेस चीज़ें हार्ड रहती हैं, ठीक है, कठोर। तो आगे चलते हैं 72 पे। एक साधारण उद्देश्य वेधन बिट का बिंदु कोण है, तो क्या होगा? मतलब द पॉइंट एंगल इज जनरली प्रपोज डिल विट इज, मतलब नॉर्मली डिल का साइज पूछा है, मतलब पॉइंट एंगल क्या होगा? 108 होगा, 118 होगा, 90 होगा कि 60 होगा, ठीक है। तो नॉर्मली डिल का जो पॉइंट एंगल होता है वो 118 होता है, ठीक है। तो नॉर्मली आप देखे होंगे, पढ़े होंगे ये। 73 पे आइए। बेधन चकों को बेधन यंत्र तर्कुमे के जरिए फिट किए गए। डिल चक्स आर फिटेड ऑन द डिलिंग मशीन स्पिंडल बाय मीन्स ऑफ, ठीक है। आर्वर, ड्रिफ्ट, नट वाले या पंचायत व चाबी, मतलब पिनियन एंड की या नट डिलिंग। बेधन चको डिल चक्स आर फिटेड ऑन द डिलिंग मशीन स्पिंडल बाय मीन्स, मतलब जो डिल चक है वो किसके द्वारा डिलिंग मशीन में फिट किए जाते हैं, ठीक है, बताइए। आर्वर के द्वारा, ठीक है। आर्वर इसका पहले का ए, मतलब 73 का ए आर्वर जो होता है। हाँ, अब आइए 74 पे। अगर चूड़ी को M12 गुणे 1.25 अवहित किया गया है, तो 1.25 जो है आपका वो किस चीज़ को निर्दिष्ट करता है, ठीक है। इफ ए थ्रेड इज डिजाइनेटेड एज M12 इंटू 1.25 डिजाइनेटेड डा, मतलब किसको निर्दिष्ट करता है क्या ये चीज़? तो चूड़ी का व्यास है, या चूड़ी का पिच है, या चूड़ी के कोण है, चूड़ी के पटल और जड़ के बीच की दूरी है, तो क्या होगा? ये 1.25 है क्या? तो आपका ये जो 1.25 है ये चूड़ी की पिच मतलब है, थ्रेड है 125। M12 तो आपका डाया है, ठीक है, 1.25 तो आपकी ये पिच है। चलिए 75 पे देखिए। मेटिंग पोजों के बीच की दूरी की जांच करने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। तो क्या रेडियस गेज है, फ्लैट गेज है, फिलर गेज है कि डिल गेज है, ठीक है। मेटिंग पोजों मतलब दो पार्ट, मेटिंग पोजो मतलब दो समान पार्ट के बीच की दूरी, मतलब दो पार्टों की जो बीच की दूरी है, ठीक है, मतलब बीच की दूरी है, मतलब बीच की दूरी तो मतलब गैप ही तो होगा ना, दो पार्ट हैं उनके बीच की दूरी तो गैप है, ठीक है। तो उसकी जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? तो मतलब
इस क्वेश्चन पे ऐसे आया कि दो चीज़ों के बीच की जो गैप है उनकी जांच करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। गैप की, इसका दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, गैप की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग करेंगे, तो नॉर्मली आपका फिलर गेज का प्रयोग करेंगे। वी आंसर इसका राइट है। ठीक है, 76 पे आते हैं। कर्तन के दौरान पदार्थ के ऊपर कर्तन कोण के चलने के वेग को कहा जाता है। कर्तन वेग, घूर्णन वेग सॉरी, फीड रेट या मशीन वेग, क्या होगा इसका आंसर? कर्तन के दौरान पदार्थ के ऊपर कर्तन कोण के चलने के वेग को, तो मतलब वेग पूछा है। द स्पीड एट विच द कटिंग एज ओवर द मटेरियल वाइल कटिंग एज, मतलब कटिंग एज, कटिंग करा तो मतलब क्या घूम रही है ना कोई चीज़, तो स्पीड है ना, स्पीड है, घूम रही है, तो और काट भी रही मटेरियल है तो कटिंग स्पीड। ठीक है, कर्तन वेग इसका जो होगा कटिंग स्पीड होगा, कर्तन के दौरान मतलब काटने के दौरान। ठीक है, समझिए आप, जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही मतलब क्वेश्चन में ही रहते हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन उसी पे ला देता है, आंसर उसी के अंदर है, ढूंढ निकालिए बस आप ना। 77 पे आइए। पहले से परिवेदित छिद्र को बहु बिंदु कर्तन उपकरण के द्वारा यथार्थ आकार में बढ़ाने और परिष्करण करने की प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड फिनिशिंग प्रीवियसली ड्रिल होल्स टू एक्यूरेट साइज यूजिंग द मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इज बोरिंग, टेपिंग, काउंटर बोरिंग या रीमिंग, क्या होगा? तो आपका आंसर रीमिंग और 70 रीमिंग। रीमर जो टूल है वो रीमिंग का कार्य करता है। ठीक है, समझिएगा। और अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, और रीमिंग दिया है। पूछ लिया जाए रीमर आपका कौन सा टूल है, तो रीमर आपका ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, रीमर आपका कौन सा टूल है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत आता है आपका रीमर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मीट्रिक थ्रेड में थ्रेड कोण, द थ्रेड एंगल ऑफ द मीट्रिक थ्रेड, बताइए मीट्रिक थ्रेड में आपका कौन सा होगा? 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 120। मीट्रिक थ्रेड आपकी 60 डिग्री होती है नॉर्मली। ठीक है, 79 पे आइए। बाहरी चूड़ियाँ मतलब बाहरी चूड़ी के कर्तन के लिए प्रयुक्त उपकरणों को कहा जाता है। टैप, ड्रिल बिट, डाई, परिछिद्रक। ठीक है, बाहरी चूड़ी के कर्तन के लिए प्रयुक्त द टूल इज टू कट एक्सटर्नल थ्रेड, मतलब एक्सटर्नल थ्रेड मतलब बाहरी चूड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका बाहरी चूड़ी पूछा गया है ना, इसका आंसर होगा, टैप तो होगा नहीं आपका। ठीक है, डिल विट हो नहीं सकता है, कन्फ्यूज। ठीक है, डाई आपकी वैसी चूड़ी काटता है, आपका ये रीमर होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल थ्रेड पूछा है, मतलब अंदरूनी मतलब पूछा गया है, तो आपका ये रीमर आंसर होगा, इसका डी आंसर राइट है। 79 का डी आंसर राइट है। रीमर जो होता है बाहरी चूड़ी कर्तन के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। द टूल इज टू कट एक्सटर्नल थ्रेड, यहाँ पे पूछा जाए कट एक्सटर्नल थ्रेड कौन सा टूल यूज किया जाएगा, तो वहाँ पे रीमर होगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट है। 80 पे आइए। एक हस्त टैप के शंक में 3 वलय अंकित है, तो वह एक है। द शंक ऑफ ए हैंड टैप हैज़ 3 रिंग्स मार्क्ड ऑन देन इट इज ए, तो फर्स्ट टेप, टेपर टेप, बॉटमिंग टेप या इंटरमीडिएट टेप, तो क्या होगा? ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका बॉटमिंग टेप होगा। एक हस्त टेप के संग में 3 वलय अंकित हैं, तो मतलब बॉटमिंग टेप होगा। बी आंसर इसका राइट है। 80 क्वेश्चन सेट पूरा कंप्लीट होता है, मैंने एक सेट पूरा कंप्लीट करा दिया है। क्लास 1 में इसके 40 क्वेश्चन थे, क्लास ये जो सेकंड है इसमें 40 क्वेश्चन, दोनों 80 क्वेश्चन हो गए, आपका सेट कंप्लीट है। और फिटर की क्लासेस चल रही हैं। आज सावधानी का पहला चैप्टर था, हमारे माननीय राधेश्याम जी ने लिया था, देखिएगा उनका यूट्यूब पे चैनल आ गया, राधेश्याम यादव, उन्होंने चैनल लिया, आज उन्होंने वीडियो बनाई थी। फिटर का चैप्टर अब चैप्टर वाइज अब चालू हो गए, अब धीमे धीमे आपको आने लगेंगे, तो अब चैप्टर वाइज पढ़ना है, तो वीडियो देखते रहिए, आप उसमें समझते रहिए, अब चैप्टर वाइज चालू रहेगा। ठीक है, ओके। अब मैं कल दूसरा सेट डिस्कस कराऊंगा, 5-6 सेट हैं इसके, जल्दी जल्दी करा दूंगा, 6-7 दिन में आपका क्लियर हो जाएंगे। और भी अगर बाई चांस सेट मिलते हैं 13 तारीख से पहले, तो मैं सब डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, अभी मेरे पास 7 या 8 सेट हैं, दोनों मैं सब कराने वाला हूँ अभी तक। ठीक है, ओके। और चैनल को बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कि आगे वाले जो हैं ये देख सकें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं।
ठीक है, ओके, जय हिंद, थैंक यू वेरी